नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बिहार ने देश का सियासी मूड बदला है। कल तक जो देश नरेंद्र मोदी का लोहा मानता था, वह आज इस विचार में है कि यह क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनिवार्य रूप से सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए। इन बातों में दम नहीं है कि भाजपा में जल्द कुछ होगा, आरएसएस सोचेगा। आरएसएस और भाजपा में तुरंत फुरत कुछ नहीं हुआ करता। स्वभाव और सोच में नरेंद्र मोदी की जो बुनावट है, उसी अनुसार उन्होंने बिहार के नतीजों को लिया होगा। वे भी सोच रहे होंगे कि चुनाव में जीत हार चलती रहती है, मतलब यथास्थिति रहने के अवसर है। दिक्कत यह है कि 18 महीनों की छोटी अवधि में यदि जनता का अविश्वास फट पड़ा है, तो नेतृत्व और सरकार के इकबाल का आगे क्या होगा। यह अपने आप संसद में, आर्थिकी में, राजकाज में खोखलाता जाएगा। नरेंद्र मोदी अनुभवी नेता है, इसलिए बिहार के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री सोच विचार में अवश्य होंगे। पिछले तमाम प्रधानमंत्रियों ने अपने कार्यकाल के बीच के ऐसे संकटों में जो किया, उससे कोर्स करेक्शन का रास्ता बनता है। सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी अपनी सरकार और पार्टी में फेरबदल का तरीका अपनाएंगे? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता बिहार के नतीजों की अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस की वापसी का दावा किया जा रहा है। लोकसभा के साथ और उसके बाद कांग्रेस 6 राज्यों में हारी। पहली बार बिहार में कांग्रेस की सीटें 5 से बढ़कर 27 हुई हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ज्यादा अहम बात ये है कि उसने ज्यादातर सीटों पर भाजपा को हराया है। असल में भाजपा में माना जा रहा था कि जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, वहाँ भाजपा को आसानी होगी। खुद नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी चरण से पहले इस बात के लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया था कि उन दोनों ने कांग्रेस को 41 सीटें दी। मोदी ने कहा था कि लालू और नीतीश ने बैठे बिठाए भाजपा की झोली में 40 सीटें डाल दी हैं। इन 40 सीटों में से 29 पर कांग्रेस और भाजपा का आमने सामने का मुकाबला था, जिसमें से 19 पर कांग्रेस जीती। सिर्फ 9 सीट भाजपा जीत पाई। सो कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि भाजपा के मुकाबले में कांग्रेस के हारने का सिलसिला अब थम गया है। 10 साल के शासन के बाद कांग्रेस के प्रति लोगों की जो नाराजगी थी, वो खत्म हो गई है। आगे के चुनावों में कांग्रेस नेता इसका फायदा देख रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा से उसका सीधा मुकाबला है। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बिहार के केंद्रीय मंत्रियों की परफॉर्मेंस की समीक्षा होगी। मोदी ने बिहार से आधा दर्जन मंत्री बना रखे हैं और विधानसभा चुनाव में सबकी ड्यूटी लगाई थी और सबको इलाकावार प्रभारी बनाया गया था। इन सब में राधा मोहन सिंह को छोड़कर किसी नेता की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह तिरहुत के प्रभारी थे, जहाँ भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उनके अपने जिले पूर्वी चंपारण की 12 में से 8 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। उनके लोकसभा क्षेत्र मोतिहारी में भी पार्टी 6 में से 4 सीटों पर जीती है। लेकिन उनके अलावा बाकी मंत्री राजीव प्रताप रूडी, गिरिराज सिंह, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, उपेंद्र कुशवाहा सब फेल रहे। रूडी को गोपालगंज, छपरा और सिवान का प्रभारी बनाया गया था, जहां भाजपा बुरी तरह पिटी। उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में भी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर जीती। इसी तरह गिरिराज सिंह के नवादा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा 5 में से 2 सीट पर जीती और रामविलास पासवान के क्षेत्र में भाजपा को 2 ही सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा और उनके दोनों सांसद अपने अपने क्षेत्रों में बुरी तरह फेल हुए। शत्रुघ्न सिन्हा के विरोध के बावजूद पटना शहर में भाजपा जीती, पर इसका श्रेय रविशंकर प्रसाद को शायद ही मिलेगा। कॉल ड्रॉप को लेकर प्रधानमंत्री उनसे नाराज बताए जा रहे हैं और अगर बिहार के चुनाव नतीजों की गाज उन पर नहीं गिरी, तो कॉल ड्रॉप की गाज गिर सकती है। बिहार के नतीजे आने के साथ ही बिहार में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। जानकार सूत्रों का कहना है कि नतीजे आने से एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सहयोगी पार्टियों के नेताओं से नाराजगी जताई थी। 5 चरण के मतदान के बाद उनकी ये रिपोर्ट मिल गई थी कि सहयोगी पार्टियों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है और उनकी वजह से भाजपा के प्रदर्शन पर भी असर पड़ेगा। तभी बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर उन्होंने सहयोगी पार्टियों के प्रति नाराजगी जाहिर की थी। अब सहयोगी पार्टियों के नेताओं की बारी है। उन्होंने
भाजपा की रणनीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। एक सहयोगी पार्टी के बड़े नेता ने टिकटों के बंटवारे को आखिरी समय तक लटकाए रखने के लिए भाजपा की आलोचना की है। एक दूसरी सहयोगी पार्टी के नेता का कहना है कि आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान और नरेंद्र मोदी अमित शाह के सांप्रदायिक बयानों के कारण हारे। एक सहयोगी ने तो दूसरी तरफ संभावनाएं देखनी शुरू कर दी है। भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा के 2 ठाकुर सांसद भड़के हैं। उनका कहना है कि उनके इलाके में भी टिकट बांटते समय उनकी राय नहीं ली गई। पार्टी के एक सांसद का कहना है कि सहयोगी पार्टियों को 80 सीटें देकर उनको मनमाने तरीके से उम्मीदवार चुनने के लिए छोड़ दिया गया। ये सबसे बड़ी गलती थी। आर.के. सिंह, हुकुमदेव नारायण यादव, अश्विनी चौबे, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई सांसद सवाल उठा रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्होंने बिहार चुनाव के नतीजों के बारे में संघ प्रमुख से बात की। पार्टी संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। गौरतलब है कि बिहार भाजपा के कई नेता मान रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा करने की जरूरत बताने का जो बयान दिया है उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि आधिकारिक रूप से भाजपा नेता कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था। बहरहाल इस विवाद और बिहार नतीजे की पृष्ठभूमि में अमित शाह का संघ प्रमुख से मिलना अहम है। भाजपा नेता इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी संघ प्रमुख दिल्ली में होते हैं तो पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे मिलते हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा है कि देश के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नाराजगी थी, जो बिहार के चुनाव नतीजों में प्रकट हुई है। 80 सीटें जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद आज लालू प्रसाद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराजगी है और बिहार में भाजपा की हार से देश के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लालू प्रसाद ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि आज देश में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने सभी को आतंकित किया है। राजद प्रमुख ने कहा कि वे बहुत जल्दी देश की सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे दिन के नारे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने बुरे दिन आएंगे। लालू प्रसाद ने ये भी कहा कि देश के लोग झांसे में आकर मोदी के साथ चल गए थे। भाजपा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनको जीत की बधाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर जीत हासिल करने वाले महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं को हार के कारणों पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि इस हार में मैं शामिल नहीं हूँ, जो शामिल है उनकी भूमिका तय होनी चाहिए। भाजपा के नेता मुरलीधर राव ने पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि वे चुनाव के पहले से ही लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे। 1 रैंक 1 पेंशन के मसले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पूर्व सैनिकों की सारी बातें नहीं मानी जा सकती हैं। केंद्र सरकार ने बिहार चुनाव के बाद OROP की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन पूर्व सैनिक इस बात से संतुष्ट नहीं हैं और वे इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के बीच पर्रिकर ने कहा कि लोकतंत्र में मांग करने का अधिकार सभी के पास है, लेकिन सभी मांगों को नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की ज्यादातर बातों को मान लिया गया है और जो बातें बची रह जाएंगी उन पर विचार के लिए न्यायिक आयोग बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। पहले दिल्ली और फिर बिहार में भाजपा की बुरी हार नरेंद्र मोदी की निज हार है या नहीं, इस बहस का खास मतलब नहीं है, इसलिए कि विपक्ष ने नरेंद्र मोदी की हार करार देते हुए टकराव की राजनीति का ऐलान कर दिया है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है कि अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। क्या वे अपने कामकाज की शैली, अपनी रणनीति और अपनी टीम में कोई बदलाव करेंगे या दिल्ली की तरह ही बिहार की हार को भी लोकशाही की सामान्य प्रक्रिया मानकर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की भारी भरकम जीत के साथ और उसके बाद वे इतने चुनाव जीत चुके हैं कि दिल्ली और बिहार की हार का उनकी सोच पर ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। आमतौर पर केंद्र में सरकार चलाने वाली पार्टियां अपने कार्यकाल के बीच इस तरह के संकट से गुजरती हैं। लेकिन जब एक राज्य की हार को प्रधानमंत्री के कामकाज पर जनादेश की तरह देखा जाने लगता है तो उसका असर और उससे निपटने का तरीका दोनों अलग होते हैं। वैसे कहने को भाजपा के नेता इस तर्क से बचाव कर रहे हैं कि भाजपा अब भी सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी थी इसलिए उसे सबसे ज्यादा वोट मिले। लोकसभा चुनाव के मुकाबले भाजपा के अपने वोट में बहुत थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन एनडीए का वोट 5% तक कम हुआ है। इस 5%
5% वोट के कम होने से जो चुनावी नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बिहार में हुए इस नुकसान के बीच भाजपा के लिए एक फायदे की बात हो सकती है कि शायद इसके बाद नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और प्रचार की शैली बदले। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद आम लोगों के बीच यह मैसेज गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार मंत्री बन गए हैं। वे लगातार चुनावी मोड में हैं। राज्यों के विधानसभा चुनावों में तो ठीक है, यहाँ तक कि सरकारी कार्यक्रमों और विदेशी धरती पर होने वाले कार्यक्रमों में भी उनका संबोधन चुनावी होता है। हो सकता है कि वे इस छवि से निकलने और एक कामकाजी प्रधानमंत्री की छवि बनाने की कोशिश करें, जैसी कि उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री की बनाई थी। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वे तुरंत अपनी टीम बदलेंगे, मंत्रियों में फेरबदल करेंगे या संगठन में बदलाव करेंगे। उनका जैसा स्वभाव है उसमें वे कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे यह मैसेज जाए कि वे किसी तरह के दबाव में फैसला करेंगे। इसलिए चाहे कैबिनेट में फेरबदल का मामला हो या राज्यों में बदलाव की बात हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर चुनावी रणनीति में बदलाव का मामला हो या संगठन में बदलाव का सवाल हो, इन सब के लिए सही समय का चुनाव वे खुद करेंगे। सिर पर आ पड़ी किसी परिस्थिति से मजबूर होकर बदलने का स्वभाव उनका नहीं रहा है। राजनीतिक रूप से यह बात सही है कि वे दबाव में नहीं बदलेंगे, लेकिन एक प्रधानमंत्री के नाते उनको कुछ चीजें बदलनी होंगी। बिहार के नतीजों ने विपक्ष को जैसी ताकत दी है उससे केंद्र में और संसद में उनके लिए कामकाज करना मुश्किल होगा। विपक्ष को भरोसे में लेने की अब ज्यादा जरूरत पैदा हुई है। उनको विधायी और प्रशासनिक कामकाज के लिए विपक्ष के साथ तालमेल बनाना होगा, क्योंकि बिहार का एक सबक यह भी है कि उनको कुछ ठोस उपलब्धियां लेकर जनता के बीच जाना होगा। सिर्फ भाषणों और वादों से बरसों पहले गढ़ी गई एक छवि से लोगों को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। यह दिल्ली के बाद बिहार में भी साबित हुआ है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बिहार की हार और नरेंद्र मोदी पर चर्चा करेंगे। चुनाव में हार जीत होती रहती है, इससे केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। यह एक पुरानी दलील है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दलील पर कुछ न करे और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे, यह संभव नहीं है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, बिहार चुनाव नतीजों के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोर्स करेक्शन जैसा कोई काम करेंगे? सरकार संगठन कोई फेरबदल होगी या इस भाव में इस नतीजों को लिया जा रहा है या लिया जाएगा कि भाई चुनाव में जीत हार चलती रहती है और यथास्थिति रहेगी? देखिए, जहाँ तक तो संगठन की बात है तो संगठन के चुनाव हो रहे हैं और नए अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना है, तो मुझे नहीं लगता कि संगठन में कोई बड़ा फेरबदल इस बीच में होगा। जहाँ तक सरकार की बात है तो क्योंकि शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हो रहा है और ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये समय है कोर्स करेक्शन करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है 26 नवंबर से पहले, और उसमें कोर्स करेक्शन का कोई ना कोई संदेश अवश्य दिया जाएगा। जी नहीं, वो वैचारिक तौर पर कोर्स करेक्शन की आप जरूरत मानते हैं या चेहरों की रद्दोबदल से? क्योंकि देखिए, बुनियादी दो बातें, एक विकास अच्छे दिन का मामला और दूसरा हिंदू मानस, हिंदू जो वोट आधार है उसकी अपेक्षाओं को पूरा करना, ये दो वैचारिक मुद्दे ज्यादा है। देखिए, जहां तक तो प्रधानमंत्री का सवाल है तो प्रधानमंत्री ये जो ओवरऑल जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो केवल अकेले प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं रहता है। प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं और सरकार का जो 18 महीने का कार्यकाल अब तक रहा और जिसके कारण कुछ ना कुछ उसका असर बिहार चुनाव पर भी हुआ, वो कोर्स करेक्शन करना प्रधानमंत्री के अपने हाथ में है। और मुझे लगता है कि शीत सत्र से पहले कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है, जिससे एक मैसेज भी जाएगा। मतलब फेरबदल ऐसा होगा कि जिससे बहुत बड़ा बिल्कुल बुनियादी परिवर्तन वाला होगा? ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन उससे क्या होगा कि फोकस हमारी सरकार का फिर से डेवलपमेंट पर ही है और मैं उस डेवलपमेंट के एजेंडा को बड़ी गंभीरता से लेकर आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने कई मंत्रियों के मंत्रिमंडल उनके विभागों में परिवर्तन किया है। तो ये एक संदेश दिख रहा है। नहीं अशोक जी, क्या ये नहीं मानते आप, क्योंकि आप बहुत पिछले 30-40 साल से तमाम प्रधानमंत्रियों और उनके संकटों को देखते रहे। राजीव गांधी जब संकट में आए तब कैबिनेट को रीसफल करके कुछ चेहरे बदले, इस तरह की 10 तरह की कवायदें हुई है। ये आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा बड़ा गंभीर संकट है और ज्यादा बुनियादी ठोस, जिसमें कि सचमुच में जैसे
मई से पहले जो नरेंद्र मोदी की सरकार से बुनियादी की वही बाहर से लोग आएंगे, टेक्नोक्रेट है या इस तरह की जो चीजें, वैसा कुछ नहीं होता हुआ लगता है, या रूटीन का मामला होगा? नहीं, रूटीन नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है 3 स्तर पर ये परिवर्तन या विचार की बात है। एक है पार्टी संगठन की, दूसरी है कि विचारधारा की या प्रोग्राम्स की, लेकिन जो तीसरी चीज नरेंद्र मोदी के अपने हाथ में है वो है उनकी सरकार कैसे चल रही है। तो 18 महीने के अनुभव से अगर उनको कुछ कोर्स करेक्शन करना है अपने मंत्रिमंडल में या कुछ नए चेहरे लाने हैं, उसके लिए समय अभी है और वो 26 नवंबर से पहले करना पड़ेगा, उसके बाद फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पहला कदम जो हमें शायद देखने को जल्दी मिल सकता है वो है मंत्रिमंडल के बारे में कुछ ना कुछ विचार वो अवश्य कर रहे हैं। नहीं, उसके साथ में सामूहिक तौर पर क्या कोई विचार हो रहा होगा कि इसका हार का या जो भी है इसका मूल्यांकन, इसको संसदीय बोर्ड है, ये प्रधानमंत्री अपने स्तर पर कुछ करने की स्थिति में होंगे या करेंगे? नहीं, देखिए इस सारे मामले में तो विचार विमर्श सामूहिक होता है। पार्टी के अंदर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, बिहार स्तर पर अलग से होगा, और कुल मिलाकर जो मुद्दे उठे इस चुनाव में उन मुद्दों पर भी विश्लेषण होगा कि क्या विकास का मुद्दा क्यों डिरेल हो गया, जातिवाद क्यों हावी हो गया, कैसे हावी हो गया। तो इन मुद्दों पर विचार में समय लगेगा, क्योंकि अभी 26 नवंबर से पहले तो ये व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श जल्दी नहीं हो सकता। उसके लिए कोई चिंतन शिविर हो सकता है, लेकिन जैसे कि पुराने वरिष्ठ नेताओं का, मार्गदर्शक मंडल का अब शायद कोई औपचारिक मीटिंग हो जाए, कुछ ऐसा संभव है या ये नहीं है? नहीं, देखिए ये कॉस्मेटिक चेंजेस लगते हैं कि आपने कॉस्मेटिक नहीं, लेकिन एक अनुभवी के नाते भाई सबसे बड़ा संकट ये नहीं लगता है कि एक अनुभव की बेसिक कुछ कमी थी जिसके कारण इतना बड़ा फियास्को हो रहा है कि दिल्ली के बाद बिहार भी हो गए? देखिए मैंने जैसे कहा कि इस चीज का मंथन जो है ना वो तुरंत नहीं हो सकता है, उसके लिए पार्टी की कार्यकारिणी मिलेगी या और किसी न किसी स्तर पर इसके बारे में विचार विमर्श होगा, लेकिन इन सब में समय लगता है। जो समय अभी सरकार के परिवर्तन का जहां तक मामला है उसमें समय अधिक नहीं है। तो मुझे लगता है पहला जो एक संकेत कि सचमुच में कुछ विचार विमर्श हो रहा है और कुछ सोच विचार हो रहा है, उसका पहला इंडिकेशन अगर कोई मिलेगा तो वो मंत्रिमंडल में हेरफेर से मिलेगा। आपके अनुसार क्या ये संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार्यशैली, अपने खुद के निजी जो सिस्टम है, जो सोच है, उसमें कुछ परिवर्तन लाए? देखिए ये तो एक विवाद का मुद्दा है कि उनकी कार्यशैली कैसे है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता, केवल परसेप्शन की बात होती है। नहीं तो परसेप्शन से ही तो देखिए, परसेप्शन में आप ये तो मानेंगे कि पिछले 30-40 साल के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके मुकाबले में इनका परसेप्शन बिल्कुल अलग तरह से बना। नहीं, देखिए इनका जो ये परसेप्शन दिल्ली में आने के बाद बना है उसके लिए बहुत हद तक जब वो गुजरात में जैसे मुख्यमंत्री थे वहां से वो उधार लिया हुआ लेगेसी है, वो लेगेसी लोगों के मन में है। लेकिन अभी पिछले 18 महीने में मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ऐसा इंडिकेशन दिया है कि उनका जो स्टाइल है वो अलग है और बाकी प्रधानमंत्री अलग तरह से करते थे। कुल मिलाकर जो एक सामूहिक जिम्मेवारी सरकार की पिछले 18 महीने में रही है और जिस प्रकार से सरकार ने इतना काम किया है, उस सब के चलते कहीं ना कहीं कहाँ चूक है, क्यों नहीं कुछ मंत्री परफॉर्म कर पा रहे, तो उस पर विचार का एक रास्ता ये है कि वो इसमें कुछ रद्दोबदल करें, कुछ परिवर्तन करें, नए चेहरे लाएं, तो ये संभव हो सकता है। जी अशोक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।